अगर ये मुस्लिम होता मैं 105% के साथ गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि उसको ISIS, अलकायदा और पता न कहाँ उसको जोड़ देते, जिसके जरिए 2024 के चुनावों से पहले हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। और उस हिंदू मुसलमान के ज़रिए वो चाहते हैं कि वोटों की फसल जो है वो काट ली जाए। महंगाई पे, शिक्षा पे, बेरोज़गारी पे सवाल न पूछ ले जनता, इसलिए बार बार मुद्दों को भटकाने की कोशिश सांप्रदायिकता टेंशन से। ये तो एक लंबे समय से भाजपा कर रही है। 2024 का चुनाव नज़दीक है तो मुझे तो लगता है आने वाले समय में ये सारी कोशिशें और डबल ट्रिपल होंगी। आप मणिपुर को देख लीजिए, हरियाणा को देख लीजिए, या अभी जो RPF रेलवे पुलिस ने जो 4 लोगों को मारा उसमें से टारगेटेड 3 मुस्लिम थे। क्या देश में रहना होगा मोदी कहना होगा, एक आदमी मोदी के साथ 4 आदमी उसके खिलाफ हैं। नमस्कार, मैं पलक मुजाला आप सभी का द ग्राउंड टीवी में स्वागत करती हूँ। आप सभी को पता चला होगा कि सुबह सुबह एक नू हिंसा हुई है। जी हाँ, फरीदाबाद हरियाणा के साथ जब बजरंग दल और बाकी अन्य दलों द्वारा रैली निकाली जा रही थी तभी उसे बीच में ही पथराव शुरू हो गए, जिसमें 2 होमगार्ड लोगों की जान भी चली गई। लेकिन लगातार भारत में जो ये हिंसा बढ़ती जा रही है उसके पीछे क्या कारण हो सकता है? ऐसा क्या मोटिव है जो लगातार ये हिंसा बढ़ती जा रही है? आइए जनता से जानते कि उनकी क्या राय है इस बारे में। सर, आपका नाम क्या है? जितेंद्र मीणा। अच्छा, नू हिंसा के बारे में आपने सुना ही होगा जी। तो मैं जानना चाह रही हूँ कि लगातार जो भारत में हिंसाएं बढ़ती जा रही है किसी न किसी मुद्दे को लेकर, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, आपको याद होगा 2014 के चुनाव से पहले वेस्टर्न यूपी में भी इसी तरीके की हिंसा आपको देखने को मिली गई थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि उन्हें सरकार मिली, वोट मिले, पोलराइजेशन हुआ। दरअसल ये वही प्रोजेक्ट है जिसके जरिए 2024 के चुनावों से पहले हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। और उस हिंदू मुसलमान के ज़रिए वो चाहते हैं कि वोटों की फसल जो है वो काट ली जाए, और यही उनका मकसद है। हम सब ने देखा कि जिस तरीके का इस देश में प्रतिदिन सैकड़ों यात्राएं निकलती हैं और बहुत आसानी से पुलिस प्रशासन के लोग यात्राओं को निकाल देते हैं, चाहे जहाँ से भी उनके तय रूट पुलिस करती है। लेकिन ऑल ऑफ सडन आप देखते हैं कि कुछ ही जगहों पर, चुनिंदा जगहों पर ही इस तरीके से यात्राएं निकाल करके माहौल को डिस्टर्ब किया जाता है। और ये हमेशा अक्सर आपको तब देखने को मिलेगा जब चुनाव नज़दीक होते हैं। और ये वही प्रोजेक्ट है जी नूह में आपको देखने को मिल रहा है कि 2024 के चुनाव से पहले दरअसल पूरे के पूरे उत्तर भारत में जो है एक माहौल तैयार किया जा रहा, नैरेटिव सेट किया जा रहा। आप देख रहे होंगे जैसे ही नूह का घटनाक्रम सामने आता है तो तमाम जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेज हैं उन्होंने नीचे अपनी हेडलाइंस के साथ साथ उन्होंने भड़काऊ जो है हेडलाइंस लगाई, उसके साथ साथ भाषण देने शुरू कर दिए। और कोई पत्थरबाज कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, जिहादी कह रहा है, कोई। दरअसल ये क्या है, आप पिछले 8 सालों में लगातार देखेंगे, 9 सालों में, तो इस देश की सरकार ने जो वादे किए थे, एक वादा विकास का भी था, एक रोजगार का भी था, महिलाओं की सुरक्षा का भी था, किसानों की आय का भी था, और 100 स्मार्ट सिटी से लेकर तमाम तरीके के वादे थे। लेकिन आज की तारीख में क्या हुआ, वो सब वादे भुला दिए गए। और भुलाए नहीं, जानबूझ के सबको भुलवा दिया गया कि आप अब महंगाई पे भी बात नहीं कर सकते। आपसे जब महंगाई पे बात करेंगे तो मीडिया हाउसेज के लोग कहते हैं नहीं, आज हम टमाटर पे बात नहीं करेंगे, आज पेट्रोल पे बात नहीं करेंगे, हम आज अब किसी और चीज़ पे बात करेंगे। तो ये दरअसल कोशिश लगातार चल रही है। और वो सरकार ये भी कह रही है कि प्रशासन एक तरह से अलग, जो महंगाई चल रही थी, रेट टमाटर का दर, उसके अलग प्रशासन ने अपना वो खोला था और उसमें बोला कि हम कम में भाव में टमाटर बिक्री करेंगे, और जैसे तेल वगैरह बिक्री कर रहे थे। देखिए, एक चीज़ ये समझिए कि महंगाई अचानक से कल परसों में तो आई नहीं है। आप पिछले 8-9 साल का रिकॉर्ड उठा करके देखिए, पूरी स्टैटिक्स उठाइए, आपको पता चलेगा कि लगातार तमाम चीज़ों के दाम जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और आमदनी लगातार व्यक्ति की घटती जा रही है। आप देख लीजिए, आप खुद की स्थिति, आप अपने आसपास देख लीजिए तो पता यही चलेगा कि आपकी आमदनी घटी है। आमदनी घटने के साथ साथ आपका जो खर्च था वो लगातार बढ़ा है। और इस सरकार जो कह रही है कि हमने कहीं दुकानें खोली हैं, तो आप देख लीजिए, सिर्फ एक दुकान से मसला सॉल्व नहीं होगा। इस देश में लगभग 140 करोड़ लोग रहते हैं, देश के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं। आपने दिल्ली के किसी हिस्से में, किसी पड़ोस इलाके में आकर के आपने अगर कोई दुकान खोल दी तो इससे देश की समस्या खत्म नहीं हो जाती। देश की समस्या अभी की वही है। और सिर्फ टमाटर ही एक सवाल नहीं है, देश में और भी तमाम तरीके के नौजवानों का सवाल तो रोजगार का सवाल है ना। रोजगार की दुकान कहाँ पर है? आपने वादा किया था कि हर साल आप 2 करोड़ रोजगार जनरेट करेंगे, लेकिन आप क्या करते हैं? आपके पास उसका तो कोई आंकड़ा नहीं है। अब तो आपने कहना भी बंद कर दिया कि बेरोजगारों को रोजगार देंगे आप।
रोजगार के सवाल पे आप कंप्लीटली फेल हो गए हैं, आप उस पर बात नहीं करना चाहते, इसलिए हिंदू मुस्लिम की वो ये तरफ कह रहे हैं कि युवाओं का इंटरेस्ट हमेशा से भारत की ग्रोथ पे रहा है, भारत की इकोनॉमी इस समय 5वें स्थान पे है, और अगर मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं तो इसकी ग्रोथ तीसरे पायदान पे कर देंगे। एक बात बताइए, इस देश का सबसे बड़ा यूथ का, एकदम ये बात सही है कि देश की प्रगति में योगदान होता है, लेकिन यूथ योगदान देगा कैसे भाई? उसको जब तक आप जॉब प्रोवाइड नहीं करेंगे, स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं करेंगे, उसका इनकम का सोर्स जनरेट नहीं करेंगे, कहाँ से लेगा? दो सबसे बड़े सेक्टर थे, रेलवे और उसके बाद बैंकिंग सेक्टर, तीसरा आर्मी भी उसमें आती थी या सिक्योरिटी फोर्सेज आती थी। उन सब में जो है सबसे ज़्यादा रोजगार दिए जाते थे। रेलवे प्राइवेटाइज कर दिया गया, सबसे बड़ा सेक्टर रेलवे था जो आपको रोजगार प्रोवाइड करता था। रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो चुका है। मैम, अभी आपको नौ हिंसा के बारे में पता चला होगा कि बीच रैली में जो बजरंग दल और बाकी दलों द्वारा रैली निकाली जा रही थी, पथराव शुरू हो गए थे। तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि भारत में जब लगातार ये जो हिंसाएं बढ़ती जा रही है, क्यों बढ़ रही है, इसके पीछे कौन हो सकता है और क्या वजह रह सकती है? बिल्कुल, और हिंसा तो 2014 से बढ़ रही है, उसका फॉर्म अलग अलग है, और किस तरह से ये हिंसा दिखाया जा रहा है इसका भी एक एंगल है कि किस तरह से अगर मुस्लिमों पे एक हिंसा हो रही है उसको मेन स्ट्रीम मीडिया कवर नहीं करता, हिंदुओं पे हो रही है, इसमें भी जो मॉब का नाम लिया जा रहा है वो अभी तक क्लियर नहीं है, पर मेन स्ट्रीम मीडिया वर्डिक्ट सुना चुका है कि मुसलमानों ने किया, क्योंकि वहाँ पे आसपास जो घर हैं 70 to 80% मुस्लिम पॉपुलेशन रहता है। तो हिंसा का एक ऐसा रूप देना कि जहाँ पे तथ्यों को तड़ोड़ मड़ोड़ के, तथ्यों को घुमाकर पेश करना, ये भी एक बात है। और लगातार हमने देखा सीए के समय नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हिंसा हुआ। हम देखते हैं कि जब मुहर्रम की झांकी निकलती है तो बिहार जैसे शहर में, जहाँ पे एक समय पे ये सारी चीज़ें नहीं होती थी, वहाँ पे हम देखते हैं तेज़ाब की बोतल फेंकी जाती है। हम देखते हैं कि इस तरह से प्रशासन और ख़ासकर भाजपा सरकार डेलिबरेटली जानबूझकर ये कोशिश करती है कि अगर कभी ईद की, मुहर्रम की झांकी निकल रही है तो दशहरा की झांकी के साथ वो कोलाइड कर जाए, ताकि एक दंगे फसाद का माहौल हो। और भाजपा का जो वोट बैंक है वो तो इन दंगे फसाद से ही निकलता हुआ है, ताकि एक बार कहा जा रहा है कि ये एक नैरेटिव है, ये हिंसा करना है क्योंकि चुनाव नज़दीक है, तो ये कहीं ना कहीं वोट बैंकिंग का तरीका है कि हाँ हम हिंदू मुस्लिम कर दें। तो मैं जानना चाहती हूँ, जहाँ भारत ये कह रहा है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, आत्मनिर्भर बढ़ रहे हैं, वहीं धर्म के आधार पर इस तरीके से हिंसा कराना, हर साल किसी न किसी मुद्दों पर हिंदू मुस्लिम दिखता ही रहता है। तो क्या चाह क्या रही है सरकार की? कभी भी लोग एकजुट होके ना रहे, लोगों में भाईचारा ना रहे, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश ना बचे, और ना केवल इतना जनता के असली मुद्दों पर, असली मसलों पर सवाल ना पूछ ले। ये ना पूछ ले कि बेरोज़गारी दर 8.1 क्यों पहुंच गया, ये ना पूछ ले कि शिक्षा का निजीकरण क्यों किया जा रहा है, ये ना पूछ ले कि टमाटर जैसी सब्ज़ी हम क्यों नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, हम क्यों नहीं ले पा रहे हैं। महंगाई पे, शिक्षा पे, बेरोज़गारी पे सवाल ना पूछ ले जनता, इसलिए बार बार मुद्दों को भटकाने की कोशिश, सांप्रदायिकता टेंशन से, हेट के मामले से, ट्विटर पे तमाम तरह का फेक न्यूज़ फैला के, व्हाट्सएप पे फेक न्यूज़ फैला के, ये तो एक लंबे समय से भाजपा कर रही है। 2024 का चुनाव नज़दीक है, तो मुझे तो लगता है एक आने वाले समय में ये सारी कोशिशें और डबल ट्रिपल होंगी। लेकिन अब जनता जागरूक हो गई है, तो क्या ऐसे में जो 2024 में चुनाव होने वाले हैं उसमें भाजपा की जीत क्या नज़र आ रही है कि या हार नज़र आ रही है? एक कोशिश है जो विपक्षी दलों ने एक महागठबंधन किया है इंडिया के नाम से, और ज़रूरी है क्योंकि वाकई में ये भारत को बचाने की लड़ाई है फासीवाद से, भाजपा सरकार से। और जनता में उम्मीद है क्योंकि जनता समझ गई है ये सांप्रदायिकता की राजनीति, जनता समझ गई है ये मुद्दा भटकाओ है ना, बड़े बड़े जुमले फेंको, बड़े बड़े नारे दो, और महिलाओं के विरुद्ध, पहलवानों के विरुद्ध, किसानों के विरुद्ध, दलित, आदिवासी, मुस्लिमों के विरुद्ध जो ये सरकार है उसका असली नेचर जनता समझ गई है। तो बिल्कुल एक उम्मीद है कि आने वाले 24 के चुनाव में भारत को बचाने के लिए जनता सही एक गठबंधन को, सही पार्टियों को वोट देगी। अच्छा, आपने बात करी गुट बन गया है इंडिया, लेकिन उसी इंडिया के नाम को लेकर तमाम अब मसले खड़े हो चुके हैं। लोग जितने भी चैनल्स हैं वहाँ ये कह रहे हैं कि ये नाम क्यों रखा गया, तो ये भी भाजपा की कोई नई रणनीति है? बिल्कुल, नाम को लेके कहा जा रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, इंडिया नाम दे दिया गया है, और
करप्शन का एक गुट कहा जा रहा है कि सबसे करप्ट नेता इस गुट में है। तो भाजपा का तो ये जब विरोध हुआ है, जब विपक्ष खड़ा हुआ है, भाजपा का हमेशा ये किया है। जब जेएनयू का आंदोलन खड़ा हुआ तो अर्बन नक्सल शब्द फेंका गया। जब तमाम देश भर में युवा आ गया सीए के विरोध में तो कहा गया कि ये सारे लोग नक्सली हैं, ये सारे लोग आंदोलनजीवी हैं। तो हमेशा इस तरह की टर्मिनोलॉजी से आम जनता के बीच में आंदोलन का महत्व ख़त्म करना, विरोध को नीचा दिखाना, ये कोशिश भाजपा की रही है। फिर बतौर उसके बावजूद उसके आज यहाँ पर यूथ पार्लियामेंट में देश के कोने कोने से युवा आया है इस मांग के साथ कि रोज़गार, शिक्षा और महंगाई के खिलाफ आवाज़ उठाने आया है। ये मांग करने आया है कि मणिपुर में हिंसा को ख़त्म किया जाए। ये मांग करने आया है ब्रिजभूषण सिंह को गिरफ्तार किया जाए और धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे इस नफरत की राजनीति को बंद किया जाए। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम नादिर समर है और मैं यहीं दिल्ली में रहता हूँ, सीलमपुर में। अच्छा, नू हिंसा के बारे में आपको कुछ पता चला? नू हिंसा के बारे में मैं पिछले कल परसों से उसके बारे में देख रहा था कि हरियाणा में ये हिंसा चल रही है। वो हरियाणा वो बीजेपी का स्टेट है, पथराव हुआ, हमला हुआ, दोनों तरफ से ये चीज़ें चल रही हैं, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम। ये चीज़ें दंगे में आप ये नहीं कह सकते कि कौन किसको मार रहा है, कौन किसको नहीं। दोनों तरफ से चीज़ें होती हैं, किसी को ज़्यादा किसी को कम, इसमें दोनों समुदाय को नुकसान पहुँचता है। अच्छा, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि लगातार जो हिंसाएं बढ़ती जा रही है भारत में, इसके पीछे कौन हो सकता है और वजह क्या हो सकती है? देखिए, एक किसी विशेष व्यक्ति को इसके पीछे मैं नहीं बोलूँगा कि वही करवा रहा है। अभी जो मौजूदा सरकार है उसके ऊपर ये जिम्मेदारी जाती है, क्योंकि सरकार जिसकी सरकार है उसकी ही जिम्मेदारी होती है। आप जिसकी सरकार है उसकी जिम्मेदारी बनती है अपने राज्य में, अपने देश में शांति बहाल करने की, लोगों की सुरक्षा की, मगर ऐसा नहीं है। तो मौजूदा जो सरकार है उसकी ही जिम्मेदारी है, तो वही जिम्मेदार है। एक कोई खास व्यक्ति इसके पीछे नहीं है कि मैं किसी का नाम लेके बोलूँ। जो सरकार है उसकी जिम्मेदारी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि एक नैरेटिव है कि 2024 में चुनाव आने वाले, जिस वजह से ये हिंसा कराई जा रही है ताकि वोट बैंकिंग मिल सके, है ना? तो मैं जानना चाह रही हूँ कि सरकार अपनी से वोट बैंकिंग के लिए इतनी गिर गई है कि 2 होमगार्ड तक इसमें मारे गए हैं। बिल्कुल, गिरने का देखिए कोई स्तर नहीं होता है, कोई इंसान कहीं भी गिर सकता है। एक तरह उठने का स्तर हो सकता है कि यहाँ तक कोई उठता है, मगर गिरने का कुछ नहीं है, कोई कहीं भी गिरता है। और वोट के लिए हमारे राज्य में जो नेता लोग हैं वो सही में गिर रहे हैं। आप मणिपुर को देख लीजिए, हरियाणा को देख लीजिए, या अभी जो आरपीएफ रेलवे पुलिस ने जो 4 लोगों को मारा, उसमें से टारगेटेड 3 मुस्लिम थे। आपने अगर सही से देखा होगा, उसमें जो उसने अपने सीनियर अधिकारी को मारा वो सिर्फ नॉन मुस्लिम था, बाकी 3 थे वो मुस्लिम थे। उस कोच में जो B5 कोच था उसमें और भी लोग थे, उनको क्यों नहीं मारा गया? सिर्फ टारगेटेड मुस्लिम को हिंदू मुस्लिम करना, वोट पोलराइजेशन करना, ये भाजपा की नीति है और ये इसी के मुद्दे पे ये जीतेंगे। ये और किसी बात पे नहीं जीत सकते, क्योंकि ये अगर ये मुद्दे की बात करेंगे ये जीतेंगे नहीं। वैसे भाजपा सरकार तो कहती है कि भारत आगे बढ़ रहा है, लेकिन वहीं वो धर्म के आधार पर लोगों को बांट रही है। जब भी कुछ दंगा फसाद होता है उसमें मुसलमानों का जिक्र होता ही होता है, यानी मुसलमानी को दूसरा शब्द आतंकवादी का दे रखा है। तो क्या वाकई ये सही है कि हर बार मुसलमान ही आतंकवादी होता है? देखिए, वो आपकी सोच पे डिपेंड करता है कि अगर आपने ठान लिया है कि वो आतंकवादी है तो वो आतंकवादी है। ये जो हिंसा में जो आरपीएफ के पुलिस वालों ने मारा, उस पर किसी मीडिया चैनल ने उसको आतंकवादी घोषित नहीं किया। अगर ये मुस्लिम होता, मैं 105% के साथ गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि उसको ISIS, अलकायदा और पता न कहाँ उसको जोड़ देते। वसीम हैदर को भी ISI कोई एजेंट पाकिस्तान का माना। देखिए, उसका तो मसला अलग है, उसकी मैं बात नहीं करूँगा। वो एक बेवकूफ़ी वाली बात है, उस पर बस देश को भटकाया जा रहा है, मुद्दों से भटकाया जा रहा है। जो असल मुद्दे हैं वो ये है कि आतंकवाद सही में अगर ये मुस्लिम करता तो उसको आतंकवादी बोल दिया जाता, उसके घर पे बाबा का बुलडोजर चल गया होता, मगर इधर अब तक कुछ नहीं हुआ। इनका जो भाजपा का ऐसा रहा है, आप शुरू से देखिएगा, CNRC के टाइम जब एक गुज्जर था, उसने जो शाहीन बाग पे गोली चलाई थी, मैंने अभी पढ़ा है कि उसको कोई मंत्री बना दिया गया है, अभी मैं वही देख रहा था। तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जो ये लगातार हिंसा बढ़ती जा रही है, अब जनता भी जागरूक हो चुकी है, उन्हें पता है सरकार क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। अब वहीं अगले साल चुनाव है, तो ऐसे में भाजपा सरकार जीत पाती है इस बार या नहीं, या हार का सामना करना पड़ेगा? ऐसी हिंसाओं को रोकथाम के लिए क्या कर सकते हैं? रोकथाम का एक ही इलाज है, भाजपा भगाओ देश बचाओ, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। तो ये जो पूरी हिंसा है भाजपा सरकार करा रही है, यदि भाजपा सरकार हट जाती है और कोई और सरकार आ जाती है तो देश सही रास्ते पर जाएगा? देखिए, जो सरकार आएगी, हम उस पर ये नहीं कह रहे हैं कि पूरा भरोसा नहीं है कि वो भी ये चीज़ नहीं करवाएगी,
मगर ये है कि हमने इस भाजपा सरकार को, इसको 9 साल पूरे हो गए, 10 साल होने को है, 10 साल मौका दिया गया, आपने कुछ नहीं किया। हम किसी दूसरे को मौका देना चाहते हैं। मैं किसी पार्टी को नहीं कह रहा हूँ कि कांग्रेस आए, कोई आए, बस भाजपा को हटा के कोई दूसरी सरकार आनी चाहिए। हम दूसरे को मौका देंगे। अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो ऐसा नहीं है कि जंतर मंतर पर ये भीड़ खत्म हो जाएगी। ये भीड़ हमेशा रहेगी। मैं फिर कोई भी पार्टी आए, मैं फिर जंतर मंतर पे खड़ा ही रहूँगा। मेरा नाम रियाज अहमद है, मैं दिल्ली से ही हूँ। और क्या पूछना चाहती हैं मैडम? हाँ, मैं ये कह रही थी कि जो नू हिंसा के बारे में आपको पता चला होगा कि बीच रैली में पत्थराव किए गए हैं, जिसमें 2 होमगार्ड भी मारे गए। तो मैं ये जानना चाह रही हूँ, जो लगातार ये हिंसाएं बढ़ती जा रही है भारत में, आपको क्या लगता है कि ये सरकार का एक नैरेटिव है आने वाले चुनावों के लिए, वोट बैंकिंग के लिए, या फिर कोई और वजह? देखो, पहली बात तो नू हिंसा की मैं भर्त्सना करता हूँ, इसलिए कि काम गलत है। चाहे किसी का भी धार्मिक जुलूस निकल रहा हो, चाहे हिंदू का, चाहे मुसलमान का, जैन समाज का हो, और इसमें किसी तरह की पत्थरबाजी होती है, कोई भी गलत हरकत होती है तो सरासर गलत है। लेकिन फिर भी मान लिया हमारे रूट तय कर दिया गया, उस रोड हम जा रहे हैं, तो वहाँ पर पुलिस पहले से पहले इस तरह से आके खड़े हो जाए, जो इस इलाके से निकले तो वहाँ पर किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो। क्योंकि सामने वाला या तो हिंदू होता है, मुसलमान होता है, क्योंकि झगड़ा हिंदू मुसलमान का होता है, बल्कि कई बार तो आपस में ही समाज वाले लड़ पड़ते हैं। जैसे अभी मुहर्रम के टाइम पर उद्गड़ हुआ, आपस के लोग थे। जैसे मुहर्रम का ताजिया लेके जा रहे थे और हाई टेंशन तार से टकरा गया, तो वही क्या नाम है, आपस के लोग थे, 4 आदमी 5 आदमी मारे गए। नू हिंसा के लिए मैं अक्सर जो है बड़े कड़े अल्फाजों की निंदा करता हूँ। लेकिन जो ये काम कर रहे हैं उसके बाद सोचते हैं हमारी कुछ सरकार बन जाएगी, और अब बुनियाद के अंदर किसी लाश से रख करके बुनियाद इमारत खड़ी करना चाहते हैं, तो सरासर गलत है। चाहे बीजेपी के हों, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे बजरंग दल के हों। अब बजरंग दल वाले भी पहले वीडियो डाल के कह रहा है कि मैं वहाँ से निकलूंगा तो मुझे पकड़ लेना, ये कर लेना, वो कर लेना। उसके बाद वो लोग भी किसी वजह पथराव करते हैं, कोई बात करते हैं, तो वो भी सरासर गलत है। और नू हिंसा की मैं कड़े लफ्ज़ों में निंदा करता हूँ। और दूसरी बात यह है कि जैसे मणिपुर का भी झगड़ा हो रहा है, मणिपुर को 3 महीने हो गए उस वहाँ पर आगजनी होते हुए, अब कल नू की वो हो गया, और भी यहाँ पे कोई भी लड़ाई झगड़ा होता है, हमेशा हम लोग, एक आम आदमी ऐसे उपद्रवों की निंदा ही करता है। और जब कल सवेरे पुलिस वाले ने 3 आदमियों को अपने साथियों से मार दिया कि यार देश में रहना होगा, मोदी कहना होगा। एक आदमी मोदी के साथ 4 आदमी उसके खिलाफ हैं। तो मैं यही जानना चाह रही हूँ, जो ये हिंसा हो रही है, जैसे अभी आपने कहा जो ट्रेन में हुई है हिंसा, इनके पीछे वजह क्या हो सकती है? उनके माइंड फ्रेश कर दिए गए, कि साहब मोदी का हो, योगी का हो, मोदी का हो, योगी का हो। अरे तुम मोदी योगी के साथ हो, हमें कोई दिक्कत नहीं, सारी हम भी किसी साथ में, क्या हम उसके पीछे तुम्हारे को मारेंगे? हम तो नहीं मारा किसी को भी। अच्छा, वैसे तो भाजपा सरकार ये कह रही है कि भारत आगे बढ़ रहा है, आत्मनिर्भर बन रहा है, लेकिन वहीं वो धर्म के आधार पर हमेशा देखा जाए तो हिंदू मुस्लिम जो धर्म के आधार पर पहले भी होता रहा है, अब भी होता रहेगा। सन 92 कांड हुआ, धर्म के आधार पे हुआ। उसने 84 कांड हुआ, अभी धर्म के आधार पर हुआ कि कुछ सरदार थे, कुछ हिंदू थे। धर्म के आधार पर कब तक इंसान को मारता रहेगा? आप इस बात को समझिएगा कि धर्म के आधार पर तुमने सन 92 कांड करा, उसके बाद फिर आप लोग सत्ता पर आ गए, फिर तुम्हारा गोधरा कांड करा, उसके बाद फिर अब भी, और तुम इस तरीके से सियासत चलना चाहते हो, तो ये सियासत हमेशा गलत रही है, गलत रहेगी। कुछ वक्त के लिए आप आ सकते हो, उसके बाद में आपके नाम लेवा भी होंगे। मैं आपको बतला दूँ, आडवाणी रथ यात्रा लेके चला, आज आडवाणी कहाँ है किसी को नहीं पता, अशोक सिंघल कहाँ है आज किसी को नहीं पता, उमा भारती कहाँ आज किसी को नहीं पता। और आप ऐसे काम ले चलो ताकि लोग आपका नाम आगे भी लें। ये चीज़ हमेशा गलत रही है और गलत रहेगी। तो आपको क्या लगता है इन हिंसाओं की रोकथाम के लिए सबसे अच्छा इलाज? नहीं, इन हिंसाओं की हमेशा रोकथाम होनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर एक आम मरने वाला एक आम निर्दोष आदमी होता है, ना कि वो जो साजिश रचयिता होता है। अच्छा, लोग ये कह रहे हैं कि जब भी कोई मुसलमान के बारे में सुनने में आता है कि इसने यहाँ हमला कर दिया, इसने वहाँ हमला कर दिया, तो उसे आतंकवादी का एक टैग दे दिया जाता है। लेकिन वहीं जैसे आपने देखा ट्रेन में जो भी हिंसा हुई कि एक पुलिस इंस्पेक्टर को मारा गया, उसके बाद जो 3 जो लोग थे वो मुसलमान थे, लेकिन उस बंदे को कोई ये नहीं कह रहा कि वो आतंकवादी, क्योंकि वो हिंदू था, वो मुसलमान नहीं था। तो हमेशा क्या मुसलमान को ही आतंकवादी का टैग मिलेगा? क्या कभी कोई हिंदू आतंकवादी नहीं है जो अपने ही धर्म के खिलाफ लोगों को मार रहा हो? बेटा देखो, सबसे पहली बात तो यह है कि जो मारने वाला है वहाँ पर एक हिंदू है, और जो मरने वाले उसका अपने एक साथी है, और 3 मुसलमान है। और बाई चांस यही किसी एक मुसलमान ने मार दिया होता तो पूरे हिंदुस्तान में यही होता था, मुसलमान आतंकवादी। यही बात उसके ऊपर भी लागू होती है। उसको भी कहें कि भाई इसको हमने अपना सरकारी असला दिया हुआ था, उस असले की उसने कदर नहीं करी, उस असले को इसने नाजायज़ फ़ायदा उठाया, उससे अपने साथी को मारा और 3 दूसरे निर्दोष को मारा। वो बात हिंदू मुसलमान बाद में आएगी, पहले निर्दोष थे। निर्दोष के जहाँ पे मान लिया वहाँ पे कोई रियाज अहमद है तो वहाँ पे रामलाल भी हो सकता था। वो इंसान मरने वाला नाहक था और उसको बिल्कुल सरासर गलत मारा गया, और ऐसे लोगों को मारना नहीं चाहिए। और जो ऐसे लोगों को असला देता है तो उससे भी पहले उसकी भी वो फॉर्मेलिटी पूरी करे ताकि इस असले की लाज रखे या नहीं रखेगा। तो
जैसे कि मैंने ये कहा कि कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं कि नैरेटिव है कि आने वाले चुनावों के लिए ये हिंसा करवाई जा रही है, तो सरकार इस हद तक जा चुकी है, उन्होंने इस हिंसा में 2 होमगार्ड को भी मरवा दिया है। देखो, हमेशा से पहले गोधरा कांड करा उन्होंने, तब भी उन्होंने इसी तरीके से करा, 92 कांड करा तब भी उन्होंने इसी तरीके करा। अब भी किसी वजह से मैंने कहा ना, बुनियाद में अगर ईंटें भरते हैं तो मंजिल कुछ और बनेगी, बुनियाद में लाशें भरते हैं तो उसकी मंजिल कुछ और बनेगी। तो ऐसे में 2024 में क्या लगता है किसकी सरकार आ सकती है? ऐसे अगर मान लो कोई भी सरकार आती है और इस तरीके कोई सरकार आती है तो मैं तो सरकार को गलत ही कहूँगा, चाहे वो बीजेपी की आए, चाहे कांग्रेस का आए, चाहे किसी और दल की आए। अगर वो निर्दोष होकर खून पर रखी जाती है तो ऐसी सरकार नहीं होनी चाहिए। तो जैसे कि आपने लोगों द्वारा सुना कि ये जो नू हिंसा हो रही है वो कहीं ना कहीं सरकार का एक नैरेटिव है वोट बैंकिंग के लिए, क्योंकि 2024 में प्रधानमंत्री के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में भाजपा सरकार को किसी न किसी तरीके से वोट तो चाहिए, और ऐसे वोट पाने के लिए जगह जगह पर हिंसा करवाई जा रही है, जो कि पहले से भी चलते आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं इन हिंसा में, जैसे कि आपको पता है, 2 होमगार्ड मारे गए हैं, तो निर्दोष हमेशा मारा जाता है। सरकार की रणनीति वोट बैंकिंग के चक्कर में हर एक निर्दोष को बलि देनी पड़ती है। आपको क्या लगता है कि ये जो सरकार कर रही है, सही में उनका ये नैरेटिव है वोट बैंकिंग के लिए, या कोई और वजह है, या कौन इसके पीछे है? आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल द ग्राउंड टीवी। मैं पलक मुजराल, कैमरामैन अमित के साथ। धन्यवाद।